मैं लास्ट लेक्चर में SWP पढ़ लिया था। और SWP के बाद मिस्टर यूरेका की एक कहानी बता रहा था मैं आपको, जहाँ पे हमने देखा था कि भाई अलग अलग स्कीम्स कैसे कैसे बेनिफिट आपको दे सकती हैं। तो वी डिड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, करेक्ट। चलिए, तो जब आपकी उम्र 18 साल हो जाए तो आप सबसे पहला काम करिएगा, अपना बैंक अकाउंट तो आप खोले ही होगा अभी भी। उस बैंक अकाउंट से ही आप अपने एक और अकाउंट को लिंक करेंगे। लिंक क्या करेंगे, अलग अकाउंट होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट ओपन हो जाता है। और साल का 1.5 लाख रुपए यहाँ बचत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सर हमारे पास आएंगे कहाँ से 1.5 लाख रुपए? अरे पापा मम्मी से आएंगे, और कहाँ से आएंगे? वो जादू टोना थोड़ा हो रहा है। चलिए, सो मिस्टर बिपिन डे इज अ कॉलेज स्टूडेंट। कुछ बच्चे कहेंगे काश हम भी कॉलेज स्टूडेंट बन जाए। बनेंगे बनेंगे, अगर सोएंगे कम तो मिस्टर बिपिन डे एक कॉलेज स्टूडेंट है। हर महीने कुछ अमाउंट ये डिपॉजिट कर रहे हैं और अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं। बट सेविंग अकाउंट लगभग 2.5-3% का इंटरेस्ट देता है। बट ही वॉन्ट्स हिज मनी टू ग्रो फास्टर। तो क्या सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखने से इनका पैसा तेजी से बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो ये बैंक के पास जाते हैं और एक सोल्यूशन मांगते हैं। बट मिस्टर यूरेका उस समय प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं पुट योर मनी इन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो रेकरिंग डिपॉजिट से थोड़ा बेटर है। तो हर महीने आप अपने बैंक में जो भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेट चूज कर लीजिए, से 25th ऑफ एवरी मंथ। और इस दिन आपके बैंक अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और ऑटोमेटिकली कटेगा। उसको बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। और आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जमा होता रहेगा हर महीने। इस तरह के इन्वेस्टिंग को वी कॉल इट एज SIP, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एनी डाउट्स ऑन दिस? समझ में आ गया? चलिए, तो SIP कैसे काम करती है ये आपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था। मिस्टर रुचा भाटिया, चलिए ये लुच्चा लफंगा और रुचि का भाई होगा, इसका नाम रुचा हो गया। सो ठीक ठाक अमाउंट इन्होंने अर्न कर लिया है, और शेयर्स वगैरह से, फिक्स डिपॉजिट से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से और ग्रोथ म्यूचुअल फंड से। अब इनको इनकम टैक्स पे करना है। तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर ले जिससे इनकी टैक्स पेइंग लायबिलिटी कम हो जाए। तो सर इनके लिए क्या सोल्यूशन है? अब इनके लिए बहुत सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो PPF ही है इनके लिए, जो आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद इनका सोल्यूशन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब देखिए, PPF में और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे लॉक इन पीरियड है 15 साल का। हर साल जमा करना है और मिलेगा कब? 15 साल के बाद। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही टैक्स में एग्जेम्पशन है, किसी पे भी टैक्स नहीं लगता। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टाइम पीरियड, सॉरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोल गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट इज 5 years। अब PPF में और NSE में एक मैं आपको बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूं, जो जनरली किताब में नहीं लिखा। मान लीजिए किसी मिस्टर एक्स ने अपना PPF अकाउंट खुलवाया, इज दैट अंडरस्टूड वेल? और मिस्टर एक्स की हो जाती है डेथ, और PPF अकाउंट अभी 4 साल का ही है, बस ज्यादा पुराना नहीं है। तो मिस्टर एक्स के जो नॉमिनी होंगे उनको पैसा मिल जाएगा पूरा का पूरा। बट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर मिस्टर एक्स ने करवाया और इनकी डेथ NSC करवाने के बाद ही 2 साल बाद हो जाती है, 5 साल से पहले नॉमिनी को भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पैसा तो किसी भी हाल में टाइम से पहले मिलेगा ही नहीं आपको। बट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर डेथ हो जाती है पर्सन की, तो आपको पैसा मिल जाता है। इज दैट अंडरस्टूड? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो आपका प्रिंसिपल है उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। बट जो इंटरेस्ट है, सर उस पर आपने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? इंटरेस्ट में टैक्स लगता भी और नहीं भी लगता। मतलब सर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी ने 2022-23 में 10 लाख रुपए की इनकम कमाई और उसमें से 1.5 लाख रुपए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में डाल दिया। तो अब उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी? 8.5 लाख रुपए। इज दैट अंडरस्टूड? अब 2023-24 में इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट मिला इसे 12,000 रुपए का। कितने का? 12,000। और इस पर्सन की जो इनकम है यहाँ पे, इट इज लेटेस्ट से 20 लाख रुपीज। अब अगर ये अपने 2023-24 में सिर्फ 1 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में डालता है, तो अभी 50,000 की छूट इसके पास और है। इन दैट केस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट माना जाएगा कि री इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको हर साल के साल तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के बाद। इस केस में आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर इसने 2023-24 में पूरा 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया टैक्स सेविंग, तो इस 12,000 के इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि इंटरेस्ट प्रैक्टिकली टैक्सेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे टैक्स ना लगे,
और 15 साल तक रुक सकते हैं, तो ऑप्शन इज पीपीएफ। और अगर आप चाहते हैं प्रिंसिपल छूट जाए और 5 साल में पैसा मिल जाए, तो इट इज एनएससी। तो जो लिक्विडिटी में विश्वास रखते हैं, व्हाट इज गुड फॉर देम, एनएससी। और जिनको लगता है नहीं हमें पैसे की तो अभी कोई नियर फ्यूचर में जरूरत ही नहीं है, दे शुड गो फॉर पीपीएफ। बट एक धमाकेदार ईएलएसएस, अब ये क्या होता है सर? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। रिपीट करिए मेरे साथ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो यहां पे ये एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम है। सबसे अच्छी बात क्या है? मनी इज इन्वेस्टेड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ, ऐसा नहीं है आप कितने भी साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 साल के लिए नहीं। लॉक इन पीरियड इज 3 इयर्स। समझ में आ गया? 3 साल के पहले पैसा यहां से निकलेगा नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी ने 25 मार्च 2024 को इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 25 मार्च 2025, 2026, 2027, 26 मार्च 2027 से पहले ये पैसा आपको मिलेगा नहीं। अगेन प्रिंसिपल मनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट जो भी इसके रिटर्न्स होंगे वो टैक्सेबल होंगे। अब मेरे नॉलेज में सबसे अच्छा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट यही है आफ्टर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वाई सर? यहां पे इंटरेस्ट रेट है 7-8% का, 7% आप मान के चले। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है तो 7% के आसपास, बट एटलीस्ट योर इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो पूरा 7% आपकी जेब में आता है। यहाँ पे 7% आप कमाएंगे, इसमें 2% लगभग आपका टैक्स चला जाएगा, तो बचेगा 5। और देश में अगर इन्फ्लेशन 3.5% का है, तो कमाई कितनी है? 1.5%। बेकार से बेकार भी होगा म्यूचुअल फंड, 10-12% रिटर्न देगा ही देगा। 1.5-2% उसमें 2.5% टैक्स भी चला गया, 3% मान लीजिए चला गया, 9% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको बेस्टेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है, तो इट इज पीपीएफ। ना प्रिंसिपल पे टैक्स, ना इंटरेस्ट पे, जो मेच्योरिटी विद इंटरेस्ट मिलेगी वो भी टैक्स फ्री। एनएससी का प्रिंसिपल छूट जाएगा बट इंटरेस्ट टैक्सेबल है। और म्यूचुअल फंड पे प्रिंसिपल छूटेगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल है, बट ग्रोथ इतनी है कि टैक्स के बाद भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? लॉक इन पीरियड इज जस्ट 3 इयर्स। तो लिक्विडिटी की तरफ जाए तो ये अच्छा है, और अगर लिक्विडिटी नहीं चाहिए तो पीपीएफ अच्छा है। और ये अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है 4-5 साल का, देन इट इज गुड। चले आगे, और सेव रहना है तो भी। चलिए, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बता दिए। मिस्टर चैटर्जी रिटायर हो गए हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, पोस्ट ऑफिस इनके घर के पास है, और इनको रेगुलर इनकम चाहिए। ये एमआईएस करा सकते हैं। व्हाट? एमआईएस। पहले एमआईएस में सिस्टम था 4.5 लाख रुपए इंडिविजुअली, और अगर 2 लोग हैं तो मिला के 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कितने का? 9 लाख। अब ये बढ़ के 13.5 लाख रुपए हो चुका है। और यहां पे आपको लगभग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6.6% पर एनम। मतलब आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, लगभग 4.5 लाख रुपए पे 2145 रुपए पर मंथ आपको मिल जाएगा। तो 2145 एक महीने में, तो 12 महीने में 25,740 डिवाइडेड बाय 4,50,000, कुछ गड़बड़ आ रहा है, या 3,60,000, ऐसे ही कुछ है। 6% के आसपास इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों। तो अगर आपको हर महीने इनकम चाहिए घर का राशन पानी लगाने के लिए, तो एमआईएस की तरफ जा सकते हैं। बट 4.5 लाख रुपए लगाएं और 2145 लगभग मिले, या 2145 बहुत बड़ी चीज होती है? नॉट एट ऑल। तो ठीक है, जिनका खर्चा बहुत कम है, रिस्क एकदम ही नहीं लेना चाहते, फॉर देम इट इज गुड। बट अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अर्निंग ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते गए लगाते गए लगाते गए, और उसके बाद एसडब्ल्यूपी प्लान ले लें, तो वो इन सबको बीट कर जाएगा। ओके। बट अगर सुपर सेफ्टी चाहिए, जरा भी रिस्क में नहीं फंसना चाहते, तो व्हाट इज गुड फॉर यू? एमआईएस। समझ में आ गया? तो ये बैंक्स में भी होता है, बट पोस्ट ऑफिस का थोड़ा ज्यादा फेमस है। तो झटपट इसको अपडेट कर ले। यस सर। चलिए, सो मिसेस रश्मि त्रिपाठी, होम मेकर मतलब बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, घर बनवाती हैं। देन पुराने जमाने की हाउसवाइफ, आज की क्या है? होम मेकर। अब इनको चिंता है बेटी की शादी की। हर महीने कुछ पैसा भी सेव कर रही हैं, बट फिक्स्ड अमाउंट सेव नहीं कर पा रही हैं, कभी ज्यादा कभी कम। तो इंडिया में शादी वगैरह में कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है ज्यादा दहेज में देने के लिए? गोल्ड। तो हर महीने अगर ये कुछ कुछ गोल्ड खरीदती जाए, तो जब तक बेटी की उम्र शादी करने लायक होगी, ठीक ठाक अमाउंट जमा हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
बट ये पुरानी अप्रोच है, आजकल गोल्ड वगैरह ज्यादा चलता नहीं है, क्योंकि एक तो प्राइस भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो पहले जो लोग मेजोरिटी 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी पहनते थे, आजकल वो 14 कैरेट की पहन रहे हैं। प्लस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है, चेन स्नैचिंग कहीं पे भी हो सकती है। जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं है, कल को चेन स्नैचिंग ही कर सकते हैं, मान लीजिए। इज दैट क्लियर? इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? चलिए, तो हर महीने गोल्ड खरीद सकते हैं, बट गोल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ असेट, जिसको फाइनेंस के प्रोफेशनल्स अपने कंटेंट में क्या बोलते हैं? सिंगल असेट क्लास। कभी बढ़ेगा तो बहुत ही बढ़ जाएगा, कभी गिरेगा तो बहुत ही गिर जाएगा। अभी आपने देखा होगा पीछे जब ये वॉर वगैरह चल रहा था, ईरान इराक वाला, अरे ये रशिया का यूक्रेन का, और उसके बाद इसराइल और इराक का चालू हुआ, तो गोल्ड का प्राइस 82,000 तक चला गया था। अब फिर वापस से थोड़ा नीचे आ गया है, बट एक लेवल ये मेंटेन कर लेता है जनरली। तो अगर आपने मान लीजिए कि महंगे प्राइस पे गोल्ड खरीद लिया और कल को दाम गिर गया, तो यू विल सफर लॉस। तो गोल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इट हैज पुअर डाइवर्सिफिकेशन। आई रिपीट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पुअर डाइवर्सिफिकेशन, कि आपका पैसा बस एक ही जगह इन्वेस्टेड होता है, मल्टीपल प्लेसेस में इन्वेस्ट नहीं होता। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक सिंगल एसेट क्लास के साथ यही है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि योर मनी गेट्स इन्वेस्टेड इन मल्टीपल एरियाज, तो भाई कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, ओवरऑल जनरली आपको लॉस बहुत कम होगा। इज दैट क्लियर? डेज वर देयर जब सिल्वर 75,000 में पहुंच गया था, बहुत तेजी में, मतलब 2-4 महीने के अंदर काफी लोगों ने इसको खरीद लिया, 4 महीने में दाम गिर के वापस 45,000 पहुंच गया, और 45 से 75 तक वापस आने में कम से कम इसको 3-4 साल लग गए। इधर सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स वगैरह, कंप्यूटर के चिप वगैरह सिल्वर गोल्ड के ही बनते हैं, जनरली गोल्ड प्लेटिंग होती है उसमें, सिल्वर प्लेटिंग। तो इसलिए डिमांड बढ़ रही है और सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है। बट ये जितनी सिंगल एसेट क्लास है, ये होती बड़ी खतरनाक है। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, बच्चा 1 साल 2 साल का था, शादी होनी 20-22 साल में, तब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो जनरली नुकसान कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा। सम पीपल से सर रियल एस्टेट 25 साल जमीन खरीद के छोड़ दीजिए, भूल जाइए, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर्टन एसेट्स आर देयर जहां पे शॉर्ट टर्म में आपको कभी भी ग्रोथ नजर आती ही नहीं है। तो उसको यहां पे लिख लीजिए। गोल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बीइंग अ सिंगल एसेट क्लास, इट लीड्स टू पुअर डाइवर्सिफिकेशन। अपडेट कर लीजिए फास्ट। चलिए, सो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं गोल्ड के। जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, क्योंकि व्हेन यू बाय ज्वेलरी इट अट्रैक्ट्स 3% का जीएसटी, और कम से कम 21 से 25% के मेकिंग चार्जेस। कल को जब आप बेचने जाएंगे तो ये मेकिंग चार्जेस कोई भी वापस नहीं लौटाएगा। तो जब भी हम ज्वेलरी की बात करते हैं, इधर बाय इट इन बुलियन फॉर्म, बुलियन मतलब वो बिस्किट के फॉर्म में, सर नमकीन के फॉर्म में भी आता है? नहीं, नमकीन के फॉर्म में नहीं आता है। और यू कैन बाय गोल्ड डिजिटली, बट इसमें काफी चीटिंग भी आजकल चल रही है। वो जोमेटो भी कह देगा हम डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, पेटीएम कह देगा हम डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, मतलब आपसे पैसा लेते हैं और गोल्ड में लगाते हैं। भगवान जाने लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो इसकी जो सबसे अच्छी स्कीम है, दैट इज SGB। व्हाट सर, ये होता क्या है? इट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब यहां पे एक लोगों के अंदर गलतफहमी भी है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर। मान लीजिए कि इस समय गोल्ड का रेट पर ग्राम लेट अस से 8120 है। 10 ग्राम गोल्ड 81,200 का है, तो 1 ग्राम कितने का हो गया? 8,120 का। ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होगा, यहां 1 ग्राम का मतलब सबसे पहले होता है 1 यूनिट, और आपको मिलेगी कितने की? लगभग 7,820 रुपए की। तो सर ये बढ़िया है, गोल्ड तो 8,120 का, और ये कितने मिल रहा है? 7,120 का। और अगर आप इसे थ्रू डीमैट खरीद लें, डीमैट का मतलब आप किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदें, और ये डिजिटली आप परचेज कर रहे हैं, कहने का मतलब बैंक के थ्रू एक तो परचेज होती है, और वो आपकी पासबुक में एंट्री आ जाती है कि आपने इतना यूनिट SGB का खरीद लिया। अगर ऐसे खरीदेंगे तो आपको 7,820 का पड़ेगा। अगर डीमैट में खरीदते हैं तो आपको मिल जाएगा 7,770 का, मतलब 50 रुपए और सस्ता। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, बाजार में तो 1 ग्राम गोल्ड 8,120 का है, हम खरीदने जाएंगे जब उसको SGB के फॉर्म में, तो कितने का मिलेगा? 7,820। तो लोग क्या समझते हैं, गलतफहमी लोगों के अंदर क्या है कि ये जो गोल्ड है, आप इसको बाजार से खरीद सकते हैं,
और फिर जब आप इसको वापस बेचने जाएंगे तो 1 ग्राम गोल्ड आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे गवर्नमेंट 7,820 रुपए ले लेगी आज, और इस पे 8 इयर्स का लॉक इन है। कितने का? अच्छी बात यह है कि 8 साल के बाद जब आप इसको सेल करेंगे और इसकी सेलिंग पे जब गेन होगा, तो इस गेन पे गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। वैसे ज्वेलरी की सेल पे, ज्वेलरी एक असेट है, सॉरी गोल्ड एक असेट है, इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब आप कल को बेचेंगे 8 साल बाद, तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं है। और जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, 0.25% पर एनम आपको मिलेगा इंटरेस्ट। तो अब यहां पे बच्चे क्या सोचते हैं, या कोई भी इंसान क्या सोचता है इन्वेस्ट करने वाला, कि गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है और आपके नाम पे इतने रुपए का गोल्ड खरीद के अपने खजाने में रख रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नाम दिया गया है स्कीम को। गोल्ड की जो भी प्राइस होती है बाजार में उससे थोड़ा सस्ता होगा। 8 साल बाद मान लीजिए गोल्ड का रेट मार्केट में हो जाता है लेटस से 1.5 लैक्स पर 10 ग्राम। तो 1 ग्राम कितने का हो गया? 15,000। उस समय आपका जो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक यूनिट होगा, ये होगा लगभग 14,600 रुपए का। सर क्यों इतना कम? अरे भैया खरीदा भी तो कम पे था। तो जो एक्चुअल प्राइस थी उस समय, आपने खरीदा भी उससे कम, तो आज भी जो एक्चुअल प्राइस है बिकेगा भी उससे थोड़ा कम पे। तो गवर्नमेंट आपसे गोल्ड नहीं, मतलब पैसे लेके गोल्ड नहीं खरीदती, आपके नाम पे इतना पैसा अपने पास रख लेती है। जो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उस हिसाब से आपको वापसी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट करेगी क्या? इस पैसे को अपने प्रोजेक्ट्स में लगाती है, उससे पैसा कमाती है। तो सिर्फ लोगों के अंदर विश्वास जगाने के लिए नाम क्या जोड़ दिया गया? गोल्ड बॉन्ड। 1 रुपए का भी गोल्ड कोई गवर्नमेंट आपके लिए खरीद के नहीं रखती। बट 90% पब्लिक यही मानती है कि हमने गोल्ड बॉन्ड की, अगर मान लीजिए एक यूनिट ले ली, 7,820 रुपए भारत सरकार के पास गया, तो भारत सरकार हमारे लिए 1 ग्राम गोल्ड खरीद के रखेगी। फिर कल को भारत सरकार हमारा 1 ग्राम गोल्ड वापस कर देगी, मतलब बेच देगी, और हमको पैसा दे देगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ गोल्ड की प्राइसेस से लिंक्ड होता है, गोल्ड की कोई भी रियल परचेज नहीं होती है। सिर्फ विश्वास जगाने के लिए नाम रख दिया व्हाट? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। हाँ है 100% सिक्योर, आपका पैसा डूबेगा जिंदगी में कभी नहीं। सर मान लीजिए 8 साल बाद गोल्ड का दाम धड़ाम से गिर जाए, पिछले 1,000 सालों में गिरा है क्या? कभी नहीं गिरा। तो यहाँ पे ये तो आप गारंटी मान के चलिए, पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कम बढ़े ज्यादा बढ़े दैट इज फॉर श्योर, बट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जिन लोगों ने 2020 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया था, उनका एक यूनिट लगभग 3,920 रुपए का था। तब गोल्ड बाजार में 4,100 रुपीज का 1 ग्राम था। 2020 की बात कर रहा हूं, 2020-21 की, जब कोविड के आसपास का टाइम था। आज 2024 हो गया है, और इस समय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कितने का है? 7,800। लगभग इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। 4 साल में पैसा डबल हो रहा है। तो 4 साल में अगर पैसा डबल हो रहा है, तो रूल ऑफ 72 अप्लाई कर लीजिए। तो 18% का आपको रिटर्न दिया इसने। कितने का? 18%। अब जरूरी नहीं कि अगले 4 साल भी 18% दे, बट ये भी गारंटी है 2-4% तो नहीं ही देगा, क्योंकि गोल्ड इतना कम नहीं बढ़ता। स्पेसिफिकली आप किसी भी देश की बात करें। ओके, चले आगे। चले आगे। तो अगर आपको मन करता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, तो मेरे ओपिनियन में सही जगह से डिजिटल की गोल्ड खरीदिए। और सबसे बढ़िया तो क्या है? सॉवरेन गोल्ड। खोपड़े में बात गई। एडवांटेजेस, जो दाम बढ़ेगा वो तो रिटर्न होगा ही होगा, साथ में ½ प्रतिशत 1 लाख रुपए पे आपको 2,500 रुपए इंटरेस्ट भी कम से कम मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए। हाँ, और एक चीज और, ये जो इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल है। इस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ओके, चलिए। और एक चीज आप और भी देख रहे होंगे यहाँ पे, गोल्ड फंड। इट इज अगेन चिल्ड्रन अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। ये आपसे पैसा कलेक्ट करता है और रियली में कहां पे इन्वेस्ट करता है? गोल्ड में। नॉट इट क्लियर? तो आपसे पैसा लेकर गोल्ड खरीदा जाता है, और गोल्ड घर में नहीं रखा जाता। कहां पे रखा जाता है? वॉल्ट में। वॉल्ट मतलब लॉकर, और किस लॉकर में? बैंक के लॉकर में। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना है तो गोल्ड फंड में लगाओ पैसा। गोल्ड ईटीएफ अब इसके बाद आएगा, परेशान मत होइए। ये समझ में आ गया? पक्का? चलिए। अब कुछ बच्चों ने मेरे से अभी भी पूछा,
सर ईटीएफ क्या होता है, पहले ईटीएफ समझिए फिर गोल्ड ईटीएफ समझिएगा। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कैसे होता है सबको पता है। आपके पास पैसे हर महीने हैं तो एसआईपी के थ्रू डाल दीजिए, और अगर हर महीने नहीं है तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। दैट इज म्यूचुअल फंड के दो टाइप्स। म्यूचुअल फंड के दो टाइप्स। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, मान लीजिए जनवरी 2020 में, और अभी चल रहा है व्हाट इज कॉल्ड एज नवंबर 2024। तो यहां पे आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, तो आपने यूनिट को क्या किया था, बाय किया था। आज आपको म्यूचुअल फंड स्कीम से निकलना है तो आप क्या करेंगे, सेल। बट आप चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली काम करे लाइक अ शेयर, जब चाहे बेच ले और जब चाहे खरीद ले सवेरे शाम तक। तो अगर आप म्यूचुअल फंड को भी शेयर की तरह ट्रेड करना चाहते हैं तो उस म्यूचुअल फंड को बोलते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपने बैंगन का भरता खाया है, बट अब बैंगन का भरता जो है वो मेन कोर्स फूड है। आप फास्ट फूड की तरह बैंगन खाना चाहते हैं तो आपको बैंगन का भरता नहीं, क्या खाना पड़ेगा, नहीं समझे, पकौड़ा खाना पड़ेगा। आलू की सब्जी आप खा सकते हैं मेन कोर्स में, डिनर में, लंच में, बट आपको आलू को फास्ट फूड की तरह खाना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा, आलू का पकौड़ा। तो हमारे इंडिया का जो फास्ट फूड है दैट इज पकौड़ा बेसिकली। व्हाट इट क्लियर, यूरोप का जो फास्ट फूड है वो ब्रेड वगैरह है। चाइना का जो फास्ट फूड है दैट इज ऑल्ड व्हाट इज कॉल्ड एज सो कॉल्ड, ये सी फूड भी बोल सकते हैं आप। समझ में आ गई बात, तो इसको लिख लें जरा। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज एन ईटीएफ। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू इट इज कॉल्ड एज बाई, एंड व्हेन यू विड्रॉ इट इज कॉल्ड एज सेल। बट अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी हो जो शेयर की तरह डेली बाइंग सेलिंग कर पाए, तो वो म्यूचुअल फंड नहीं बोला जाता, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड में ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो म्यूचुअल फंड की यूनिट याद है आपको कैसे कैलकुलेट होती थी, 5 लाख यूनिट, 50 लाख यूनिट का एग्जाम्पल दिया था लास्ट लेक्चर्स में। और आपको मैंने ये भी बताया था कि व्हाट इज कॉल्ड एज एनएवी, नेट न्यू सॉरी नेट एसेट वैल्यू। तो वही एनएवी पे उसकी ट्रेडिंग होती है। इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट अंडरस्टूड। तो आप बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब, आपने जीवन में एक बार आलू की सब्जी खाई, हर महीने आलू की सब्जी खा रहे हैं तो एसआईपी, डेली पकौड़ा खा रहे हैं तो इट इज ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो म्यूचुअल फंड बीइंग बॉट एंड सोल्ड लाइक अ शेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, ईटीएफ। तो अब आपने पैसा दिया फंड मैनेजर को, और फंड मैनेजर ने आपके पैसे से गोल्ड खरीद लिया। क्या खरीद लिया, गोल्ड। और ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है तो इट इज गोल्ड फंड, गोल्ड। और गोल्ड ईटीएफ का मतलब आप डेली इसकी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो फायदा क्या होता है ईटीएफ में, रिलायंस का शेयर एक कंपनी है, टाटा का शेयर एक कंपनी है, बट अगर आपने आदित्य बिरला डाइवर्सिफाइड ईटीएफ फंड में पैसा लगाया तो आपका एक पैसा एक जगह नहीं लगता, एक पैसा 50 जगह लग जाता है। एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। टेक एन एग्जाम्पल, इट इज shares, it is debentures, it is real estate, it is gold and it is some other investments। ये सब मिलाकर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर ने किया है। कितने का, 1 लाख। और एक यूनिट की जो एनएवी है वो है 10 रुपए। कितनी, तो अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बन जाएंगी, 10,000। कुछ दिन बाद ये वैल्यू बढ़ के 1,20,000 हो गई, और यूनिट्स कितनी थी, 10,000। तो अब जो एनएवी आ गई वो कितने रुपए आ गई, 12 रुपए। एंड नाउ यू कैन से दैट इट इज अ डाइवर्सिफाइड ईटीएफ। क्या है ये, डाइवर्सिफाइड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज बहुत जगह पैसा लगा है, कोई एक जगह नहीं लगा। अब आपने 2,000 रुपए निकाले अपनी जेब से, कितने, 2,000, और आपने ये डाइवर्सिफाइड ईटीएफ खरीदना है, डाइवर्सिफाइड ईटीएफ खरीदना है। इस समय इसकी वैल्यू क्या है, 12 रुपए, और कितने पैसे हैं आपके पास, 2,000। जरा 2,000 को 12 रुपए से डिवाइड कर दीजिए, 167 यूनिट्स आपने खरीद लिए। तो आपने जो 2,000 रुपए लगाया, अगर रिलायंस का शेयर खरीदा होता तो एक कंपनी में पैसा लगा होता, टाटा का खरीदा होता तो एक कंपनी में लगा होता, और रिलायंस का 2,000 में एक शेयर आ भी नहीं पाएगा प्रैक्टिकली। बट यहां पे जब आपने 2,000 रुपए लगाए
और 12 रुपए एक यूनिट की प्राइस थी, कितनी यूनिट्स आ गई आपके पास? 167। तो आपका पैसा एक जगह नहीं लगा है, आपका पैसा शेयर्स में भी लगा है, आपका पैसा डिबेंचर्स में लगा, आपका पैसा रियल एस्टेट में लगा, आपका पैसा गोल्ड में लगा, आपका पैसा और भी 10 जगह लगा। तो शेयर और ईटीएफ में डिफरेंस समझ में आ गया? शेयर इज अ सिंगुलर इन्वेस्टमेंट यूनिट, बट ईटीएफ इज एक तरीके से आपने मल्टीपल जगह में ऑटोमेटिकली पैसा लगा दिया। तो आप मान लीजिए कि आपने 12 रुपए में पनीर की सब्जी नहीं ली है, पूरा पनीर प्लेटर ले लिया है, 5 तरीके का पनीर आ रहा है, कुछ तो अच्छा होगा। कल को शेयर का दाम बढ़ता है, डिबेंचर गिरता है, रियल एस्टेट बढ़ता है, गोल्ड बढ़ता है, और ये गिर जाते हैं, और ये 1,20,000 रुपए जो है ये हो जाता है 1,70,000। और यूनिट्स कितनी थी आपके पास? 10,000। तो अब एनएवी कितनी चल रही है? 17 रुपए। इज दैट क्लियर? आपके पास 167 यूनिट्स हैं, खरीदी कितने में थी आपने? 12 में। और आज कितने की है? 17 में। तो आज आप अगर इनको बेच लें तो एक यूनिट पे कितना कमा लेंगे? 5 रुपए। बट अगर ये पैसा किसी एक कंपनी के शेयर में लगाया होता, अगर वो बढ़ा होता तो प्रॉफिट होता, और घटा होता तो लॉस। ईटीएफ अगेन मार्केट में बहुत उथल पुथल होने के बावजूद भी उतना ज्यादा असर इस पे आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? बिकॉज इट इज अ बास्केट, इट इज अ बास्केट। सब थोड़ा खराब निकल जाएगा, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, बट शेयर तो एक है, बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर कि व्हाट इज ईटीएफ और ईटीएफ में फायदा नुकसान क्या है। तो कंपेरेटिवली शेयर की बाइंग के अलावा ईटीएफ में आपको बहुत ज्यादा नुकसान कभी हो ही नहीं सकता। ओके, कोई क्वेरीज यहां तक? चलिए, गुरप्रीत सिंह जी एक वेल्दी बिजनेसमैन है। शेयर्स, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेविंग ऑप्शन, सबसे ये देख चुके हैं कहाँ कितना रिटर्न है। इनको रिटर्न्स की कोई वरी है ही नहीं, और ये कह रहे हैं लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा रिटर्न कहाँ मिल सकता है। तो मिस्टर यूरेका कह रहे हैं कि भाई आपने तो शेयर, म्यूचुअल फंड सब में पैसा लगाया हुआ है, लेट अस क्रिएट सम प्रॉपर्टी। तो इनके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? रियल एस्टेट। वहां पे रिजॉर्ट खोल सकते हैं, और रिजॉर्ट में शादी ब्याह की बुकिंग हो सकती है। ऑफर दे सकते हैं गुरप्रीत सिंह जी कि शादी के साथ डाइवोर्स पे 25% डिस्काउंट है, शादी की पार्टी के साथ। समझ में आ गया? चलिए, सो रियल एस्टेट में फायदा ये होता है कि भाई जैसे जैसे आप घर में पैसा लगाते जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी रहने के लिए तो अवेलेबल है ही है, साथ में आपकी रेंटल इनकम भी उससे बन जाएगी। खोपड़े में बात गई। तो इफ यू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, पैसा बढ़ भी रहा है, अप्रिसिएशन भी हो रहा है प्रॉपर्टी का, विच इज नोन एज कैपिटल अप्रिसिएशन, और हर महीने आपको क्या मिल रहा है? रेंट। बट अगेन ये कभी मत सोचिएगा कि आपने अगर रियल एस्टेट खरीदा तो 2-4 साल में आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, ऐसा कहीं कहीं हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रियल एस्टेट मतलब खरीद के भूल जाओ, 20-25 साल बाद इतने पैसे दे जाएगा शायद कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट इसको कॉम्पीट कर ही ना पाए। बट ये कुछ प्लेसेस पे हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता। सिटीज लाइक पुणे, मुंबई, दिल्ली, आप वहां जाइए, फ्लैट्स वहां पे हैं 5-5 करोड़ रुपए के, बट ऐसा नहीं कि 5 करोड़ का फ्लैट 10 साल बाद 25 करोड़ का हो जाएगा। रियल एस्टेट की बात जब मैं करता हूं बच्चों, आई डू नॉट टॉक अबाउट अपार्टमेंट और फ्लैट, आई टॉक अबाउट ओनली फॉर लैंड। अपार्टमेंट की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में तो बढ़ती है जब वहां लोग रहने आते हैं, फिर अगल बगल ढेर सारे अपार्टमेंट बनने लग जाते हैं, तो आपके अपार्टमेंट की कोई उतनी डिमांड है ही नहीं। आपका अपार्टमेंट आपने लिया 1 करोड़ का, अभी 500 अपार्टमेंट बगल में खाली पड़े हुए हैं, तो लोग नया खरीदेंगे कि सेकेंड हैंड खरीदेंगे? नया खरीदेंगे। व्हाट इट क्लियर? तो अब मान लीजिए छोटे शहर की बात अगर इंडिया में आज हम करें, तो जो लोग प्रतापगढ़, प्रयागराज सिटीज में रहते थे, जॉब करने चले गए मुंबई, दिल्ली, अब कंपनी कह रही है भाई वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन है आपके पास। इज दैट क्लियर? या ऑफिस हफ्ते में 2 दिन आना है बस, तो आप कहेंगे 2 दिन तो हम फ्लाइट और ट्रेन से ऑफिस चले जाएंगे, कहीं हॉस्टल में, होटल में रह लेंगे, क्यों हम दिल्ली में किराए पे घर लें, लेट अस कम बैक टू आवर होम टाउन। तो अब आने वाले टाइम में छोटी सिटीज में रियल एस्टेट का दाम जितना बढ़ेगा, बड़ी सिटीज में उतना कभी नहीं बढ़ेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो रियल एस्टेट में आप लैंड में अगर पैसा लगाते हैं तो ये बहुत बढ़ता है। रीजन बीइंग मल्टीपल यूज है इसके। आप इसको घर बनवाने के लिए यूज कर सकते हैं, शॉप का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बट अगर आपने एक फ्लैट ले लिया 1 करोड़ रुपए का, तो सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, और किसी पर्पज के लिए नहीं है। बट कुछ कलाकार लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट खरीद लिए बड़ा सा 1 करोड़ रुपए का, और वहां पे दुकान खोल दी है परचून की, तो फ्लैट वालों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो आप ही से खरीदेंगे। ऐसे अकलमंद लोग भी होते हैं। तो नाउ इट इज नॉट रियल एस्टेट, नाउ इट हैज बिकम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, और कमर्शियल प्रॉपर्टी तो हमेशा पैसा देके जाएगी। समझ में आ गया? बट अगर बड़े शहरों की बात करें, मुंबई एंड ऑल, रियल एस्टेट ग्रोथ रेट अपार्टमेंट का सिर्फ
4% है। और लैंड की भी जहां तक बात है, किस लैंड में फायदा होता है? ऐसी जमीन जहां पे अभी ना सीवर लाइन है, ना वाटर पाइपलाइन है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। वो खेत थे, प्लॉटिंग करके लोग उसको बेच रहे हैं, उसमें आज घुस जाइए, खरीद लीजिए, 2-4 साल में वो बढ़िया पैसा दे देगा। इज दैट क्लियर? बट अगर आप सोचेंगे हम ऐसी जगह लैंड खरीदें जहां पे प्रॉपर प्लॉटिंग हो रही है, प्रॉपर सीवेज सप्लाई है, प्रॉपर वाटर सप्लाई, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन, वहां लैंड बहुत महंगा होता है, और वहां पे भी फिर वो आपको रिटर्न देगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। पता लगा जमीन खरीदी, 2 साल बाद गए, कहां थी? उसके ऊपर किसी ने घर बनवा लिया। आपने कहा खाली करो, तो ठीक है अपनी जमीन निकाल लो नीचे से, घर तो मेरा है ना, घर पे तो मैंने पैसा लगाया है। तो ऐसा भी बहुत जगह होता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो लैंड के साथ प्रॉब्लम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। तो सारा डिस्कशन अगर आप कर ले, तो आप म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि एकदम जीरो टेंशन इन्वेस्टमेंट है, जीरो टेंशन। ओके, चलिए। मिस्टर रोशन वेसूवाला, 30 साल उम्र है, फैमिली में एक वाइफ है, वो होम मेकर है, और 7 साल की एक बच्ची है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, अगर वेसूवाला टैया हो जाए तो ही विल गो फॉर एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आपको मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, बट कौन सा वाला इंश्योरेंस होता है जिसमें कस्टमर बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनता? नहीं नहीं, लाइफ इंश्योरेंस तो होता ही होता है। लाइफ इंश्योरेंस में मनी बैक प्लान होता है, एंडाउमेंट होता है, होल लाइफ होता है, टर्म प्लान होता है। द बेस्ट इज टर्म प्लान। एकदम लोएस्ट प्रीमियम, निपटने पे ही डेथ है, जिंदा रहने पे मतलब निपटने पे ही पैसा मिलेगा, जिंदा रहने पे नहीं मिलेगा। तो अगर मेरा 1 करोड़ रुपए का आईसीआईसी प्रूडेंशियल का टर्म प्लान है, ये टर्म प्लान है, तो प्रीमियम है 16,420 रुपए। और अगर मैं दूसरा प्लान लेता कि मैं जिंदा भी रह जाऊं 65 साल के बाद तो ही मेरे परिवार को पैसा मिले, तो 1 साल का प्रीमियम है 5 लाख रुपए का। तो कहाँ 5 लाख और कहाँ 16,000? डिफरेंस पैसे को अगर मैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी इन्वेस्ट कर दूं, तो भी मेरे को इंश्योरेंस कंपनी उतना नहीं दे पाएगी जितना सुपर सेफ एनएससी देके चला जाएगा। ओके, तो ऑलवेज टेक इंश्योरेंस इन द नेम ऑफ टर्म प्लान। चलिए, तो इंश्योरेंस में प्योर रिस्क और टर्म इंश्योरेंस आप जान चुके हैं। एंडोमेंट पॉलिसी, ये मैंने जब आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था स्टार्टिंग में, तो कंपैरिजन बताया था, आपको याद होगा, तो उस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, तो इंश्योरेंस क्लियर हो जाएगा। होल लाइफ पॉलिसीज वगैरह प्रैक्टिकली अब आती नहीं है। अगेन होल लाइफ पॉलिसी यही है, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आपको प्रीमियम देना है, टिल द एंड। डेथ होगी तो परिवार को पैसा मिल जाएगा। बच्चे कहेंगे सर फिर टर्म में और इसमें फर्क क्या हुआ? टर्म एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। व्हाट इट क्लियर? अगर आपने 25 साल की उम्र में टर्म प्लान लिया, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है 60 years, दैट इज टिल द एज ऑफ 85 योर रिस्क इज कवर्ड। टिल द एज ऑफ 85 योर रिस्क इज कवर्ड। खोपड़े में बात गई? 85 अगर जी गए तो इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। और होल लाइफ में क्या होता है, हर साल पैसा देना ही देना है जब तक जीवित है। अगर 92 ईयर्स भी जी गए तो 92 ईयर्स तक प्रीमियम भरना पड़ेगा, पैसा सिर्फ फैमिली को मिलेगा। तो टर्म और होल लाइफ इज सेम, कोई फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज इसमें टाइम प्री डिफाइंड है कितने साल तक प्रीमियम भरना है, बट यहां पे टाइम प्री डिफाइंड नहीं है। टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ यू हैव टू पे प्रीमियम। अगेन होल लाइफ का प्रीमियम टर्म से भी प्रैक्टिकली कम होता है। व्हाट इट क्लियर? तो अगर कोई 98 ईयर्स जी गया, इसकी वाइफ भी 95 ईयर्स की है और मर गया, तो वाइफ का गया मैं भी जाने ही वाली हूँ, कुछ साल में पैसे की जरूरत क्या है मेरे को। तो टर्म प्लान इज कंसिडर्ड समवॉट बेटर। ओके, कि अगर आपने 85 तक लिया, 85 तक डेथ नहीं हुई, अब आपको आगे प्रीमियम नहीं भरना। और आजकल कुछ कंपनीज बेवकूफ बना रही हैं लोगों को, क्या बोलती हैं? रिटर्न ऑफ प्रीमियम। व्हाट? कहने का मतलब हर साल 20,000 प्रीमियम दीजिए। कितना? अगर डेथ हो जाती है तो हम घर वालों को पैसा दे देंगे। अगर इतनी एज तक डेथ नहीं होती है तो जो प्रीमियम कलेक्ट किया है 60 साल में 20,000 रुपए के हिसाब से, वो आपको हम पूरा का पूरा वापस दे देंगे। तो सर ये बढ़िया है? नहीं, बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी में प्रीमियम 25,000 है, तो विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी में यही प्रीमियम 17,000 रुपए हो जाएगा। तो पता है इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इतने पैसे से तो आपका रिस्क कवर करती है, जो एक्स्ट्रा 8,000 लिया उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और वो धनाधन वहां पे बढ़ रहा है, तो उसमें से 1/4 पैसा आपको वापस करेंगे, 3/4 अपने पास रख लेंगे। तो कभी भी आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी भी नहीं लेनी चाहिए। एकदम प्योर इंश्योरेंस लीजिए,
एकदम ट्रेडिशनल प्योर इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। तो ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी कहीं मत फंसिएगा कल को। आपको बहुत नजर आती होंगी स्कीम कि भाई टर्म प्लान तो एकदम बेकार है, इसीलिए लोग भाग रहे थे कि भाई फायदा क्या हुआ, क्योंकि लोग इंश्योरेंस को क्या समझते थे, हम प्रीमियम देते रहे, डेथ हो जाए तो परिवार को पैसा मिल जाए, और जिंदा हो जाए तो मतलब जिंदा रहे तो हमें, जीवन के साथ भी और जीवन के हमारे साथ और परिवार के हमारे बाद परिवार के साथ। तो इसलिए लोग प्रीमियम पे करते थे। बट लोगों को ये नहीं पता था कि अगर 1 करोड़ का हम टर्म प्लान लेते हैं, व्हाट इज प्रीमियम, 17,000। और अगर नॉर्मल प्लान लेते हैं, व्हाट इज प्रीमियम, 5 लाख। उन बेवकूफों को सिर्फ ये नजर आता था, इसमें एक बेवकूफ मैं भी हूं, सिर्फ ये नजर आता था कि आज प्रीमियम भर रहे हो, नहीं भी मरे तो कम से कम पूरा पैसा मिलेगा तो। बट अगर ये सोचें, 1 करोड़ का टर्म प्लान लेके 17,000 रुपये प्रीमियम भरिए, जो 4,83,000 बच रहा है, कुछ ना करो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगा दो, कम से कम 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगा वो। लोगों को बात समझ में नहीं आती थी, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट ये बात बताता ही नहीं है। इंश्योरेंस एजेंट 17,000 आपसे वसूलेगा तो पहले साल उसको 3,400 कमीशन मिलेगी, 20%। यहां पे 5 लाख वसूलेगा तो कमीशन मिलेगी 2.25 लाख रुपए उसको, 35%। तो वो अपनी दुकानदारी देखे या आपके भले की बात करेगा, अपनी दुकानदारी। और कितनी बार तो इंश्योरेंस एजेंट क्या बोलता था, भाई साहब 6 महीने का प्रीमियम हम पे करेंगे आपका, परेशान मत होइए। लोग इसी में खुश हो जाते थे, उनको पता ही नहीं था कि इंश्योरेंस में प्रीमियम कितना ज्यादा, मतलब कमीशन कितनी ज्यादा मिलती है। तो एंडाउमेंट पॉलिसी में पहले साल 35% प्रीमियम, दूसरे साल 10%, 20%, तीसरे साल 10-15, और फिर जितने साल तक आप 5-5 लाख देते रहेंगे, हर साल उसको 5% मिलता रहेगा। इसीलिए देवर इंटरेस्टेड इन सेलिंग विच टाइप ऑफ पॉलिसीज, एंडाउमेंट। यहां पे पहले साल अगर 20% मिला, उसके बाद हर साल मिलना है सिर्फ 5%, 850 रुपए। तो वो 850 की दुकानदारी देखे कि 25,000 की दुकानदारी देखे, 25,000 की। तो देवर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सेलिंग व्हाट, एंडाउमेंट। कितनी जगह तो इंश्योरेंस एजेंट पब्लिक को चीट करता था, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, इंश्योरेंस इज नेवर एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसको प्रीमियम बहुत ज्यादा मिलता था, कमीशन बहुत ज्यादा मिलती थी। अगर आप उसको बोले भी कि हमारे सर ने टर्म इंश्योरेंस बोला, अरे बेकार है, क्या कुछ मिलेगा ही नहीं वापस, आप पूरा पैसा आपका चला जाएगा। बट ये कैलकुलेशन तो उसको पता ही नहीं है, पता भी है तो उसने आपको कभी बताना ही नहीं कि भाई इतना हम इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, यहां पे इतना देना पड़ेगा, जो डिफरेंस 4,83,000 इसको देने के बाद बचेगा, लेटेस्ट इन्वेस्ट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कोई रिस्क भी नहीं यहाँ पे। और कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा, देख के इतना पैसा मिल जाएगा लोगों को। समझे बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे बात को, समझ गए। तो कौन सा इंश्योरेंस हमेशा लेना है, टर्म इंश्योरेंस। ओके, एक और बेवकूफ बनाने वाला इंश्योरेंस, यूलिप, ट्यूलिप का भाई यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये क्या होता है, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया और मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोलूं, भाई कोई रिटर्न तो है नहीं, मैं क्यों इंश्योरेंस कराऊं, क्योंकि मेरे अंदर अकल ही नहीं है कि मैं रिस्क को समझ पाऊं कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। वो मेरे को बहुत समझा रहा है बट मैं नहीं समझना चाहता। तो कह रहा अच्छा भाई साहब एक काम करिए, आप 5 लाख प्रीमियम दीजिए और प्लान जो लीजिए वो कौन सा होगा, यूलिप। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख रुपए मेरा प्रीमियम मान लेगी और 1 लाख रुपए कहां पे लगा देगी, म्यूचुअल फंड में। तो यहां पे जो ग्रोथ मिलेगी वो स्टॉक मार्केट वाली मिलेगी, और यहां पे आपका रिस्क भी कवर्ड होगा। तो नॉर्मल एंडाउमेंट प्लान अगर आपको 1 करोड़ देगा, तो ये जो यूलिप प्लान है, यहां पे इंश्योरेंस कंपनी वुड से डोंट वरी, वील पे यू 2.5 करोड़। तो अब हमें लग रहा हाँ ये तो बढ़िया है, यहाँ 1 करोड़ ही मिलेगा और यहाँ पे 2.5 गुना मिलेगा। अगेन ये भी बेवकूफ बना रहे हैं, आपको लेने की जरूरत ही नहीं है प्लान, आप लीजिए सिंपली एक टर्म प्लान, और जो पैसा बचे उसे किसी भी चंदू चैंपियन म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, 10-12% रिटर्न तो देके जाएगा ही जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड, ये इसका नेचर है बेसिकली। ओके, तो यूलिप समझ गए कि सम पार्ट इज फॉर इंश्योरेंस एंड सम पार्ट इज फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ओके, सेबन डिकोस्टा, मिडिल एज्ड मैन, वही 30-35 साल उम्र है, 50,000 रुपए अपने दोस्त को सो कॉल्ड इन्होंने दिया हार्ट सर्जरी के लिए, और खुद इनकी हालत टाइट है कि कल को इनकी हार्ट सर्जरी हो तो क्या होगा। इनको लेना चाहिए व्हाट, मेडिक्लेम इंश्योरेंस। व्हाट इज मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस इज कि अस्पताल में अगर ये जमा हो जाए, मतलब एडमिट हो जाए, तो खर्चों का अंबार इनके ऊपर ना आए, किसके ऊपर आए, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर।
तो जैसे मैंने 24,000 रुपए हर साल इंश्योरेंस कंपनी को दिया, और इंश्योरेंस कंपनी मेरा 10 लाख रुपए का, मेरा क्या, मेरे पूरे परिवार का 10 लाख का मेडिक्लेम इंश्योरेंस है। खुदा न खास्ता, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, हम अस्पताल में या फैमिली कोई जमा हो जाए, तो यहां तक का खर्चा कौन अफोर्ड करेगा? इंश्योरेंस कंपनी अफोर्ड करेगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए। सो मेडिकल इंश्योरेंस प्रैक्टिकली इंडिया में थोड़ा कॉस्टली ज्यादा है, क्योंकि इंश्योरेंस कराने वाली जो पब्लिक है वो बहुत कम, और मेडिकल एक्सपेंसेस की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा। तो कम लोग जब ज्यादा कॉस्ट झेलते हैं तो पर हेड बर्डन ज्यादा हो जाता है। समझ गए इस बात को? चलिए। तो जब भी आप अर्न करने लग जाएं, 3 काम जरूर करिएगा लाइफ में। इसको लिख लीजिए, मेरे को हमेशा याद रखेंगे आप। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गेट अ मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस डन। सेकेंडली, टेक अ टर्म प्लान। थर्डली, पीपीएफ। और उसके बाद जो भी आपके पास पैसे बचे, इन्वेस्ट इट इनटू म्यूचुअल फंड। ये 4 चीजें जिस इंसान ने देख ली, उसके जीवन में समझ लीजिए कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। अस्पताल जाना है, मेडिक्लेम इज देयर। टैया हो गया, टर्म प्लान इज देयर। टैक्स बचाना है, इनकम पे भी टैक्स नहीं देना, तो पीपीएफ, एंड देयर आफ्टर म्यूचुअल फंड। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए, तो इसी के साथ आज का ज्ञान होता है समाप्त।